हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू टीचिंग नोट्स फॉर सीटेट एग्ज़ाम। वेलकम बैक टू एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मंगलमय होंगे। आज मैं आपके लिए सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर आया हूं। जुलाई में होने वाली सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 1 की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 1, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थियों को खालिस्तान में सहायता की आवश्यकता है। A student is aggressive in his behavior toward his peers group and does not conform to the norm of the schools. This student need help in ऑप्शन नंबर ए संज्ञानात्मक क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी मनोगत्यात्मक क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी भावात्मक क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी उच्च स्तरीय चिंतन कौशल में। बताएं इसका आंसर क्या होगा। कि प्रश्न पूछ कर रहा है, एक बच्चा जो अपने समकक्ष व्यक्तियों के प्रति आक्रामक अग्रेसिव व्यवहार रखता है, आक्रामकता दिखाता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है, और इस विद्यार्थियों को किसकी आवश्यकता होगी कि बच्चा इसके अंतर्गत अपने क्रियाकलापों को सही कर सके। एक संज्ञानात्मक क्षेत्र यानी बच्चों को अच्छे समझाने की आवश्यकता होगी। समझेगा ही नहीं बच्चा, जब आक्रामक बच्चा है तो संज्ञानात्मक क्षेत्र की क्रियाओं को पालन करेगा नहीं। मनोगत्यात्मक क्षेत्र, उसकी मन की इच्छा के अनुसार उसे कार्य करने दिया जाएगा नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी भावात्मक क्षेत्र। बच्चे को भावनात्मक क्रियाओं को समझाएं। बेटा बच्चा आप इस प्रकार बदतमीजी करोगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्लास में माहौल अच्छा नहीं बनेगा। यानी कि उसको अच्छे तरीके से समझाया, भावनात्मक क्रियाओं के द्वारा समझाया जा सके। आपके अगर आप ऐसी क्रियाएं करते हैं तो आपके माता पिता का नाम बदनाम होगा। इस प्रकार से कुछ अच्छी अच्छी बातें मोटिवेट करने के लिए समझा करके भावनात्मक क्रियाओं के क्षेत्र से तो इस प्रकार इस समझाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? किस प्रकार सहायता करनी पड़ेगी हम लोगों को बच्चे के साथ? भावनात्मक क्षेत्र। इसका आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 1 का? ऑप्शन नंबर सी भावनात्मक क्षेत्र इज द करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? द स्टेज ऑफ कॉन्जिनेटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच ए चाइल्ड डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस इज। संवेदी प्रेरक चरण, ऑप्शन नंबर पूर्व संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन नंबर सी मूल संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन नंबर डी औपचारिक संक्रियात्मक चरण। इसमें आपको सबसे मुख्य बिंदु दे दिया, वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। चारों अवस्थाएं दी गई हैं संज्ञानात्मक बुजिन पियाजे की। चारों अवस्थाओं में से वस्तु स्थायित्व बच्चे किस अवस्था में प्रदर्शित होता है? सिंपल प्रश्न है आप इसका। इसका आंसर हो संवेदी प्रेरक चरण। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? According to Kohlberg, the thinking process involved in judgments about questions of right and wrong is called नैतिक यथार्थवाद, ऑप्शन नंबर डी नैतिक दुविधा, ऑप्शन नंबर सी सहयोग की नैतिकता, ऑप्शन नंबर डी नैतिक तर्कणा तर्कणा। ना इसका आंसर क्या होगा? जब कोलबर्ग में क्या पूछा, गलत और प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या जाता है? अगर प्रश्न का आंसर गलत है, उसमें निर्णय लेने के लिए हमें अपने चिंतन करना, चिंतन की प्रक्रिया नहीं, अपने सुझाव देने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अगर कुछ लोग कह रहे हैं प्रश्न का आंसर ये सही है, कुछ कह रहे हैं गलत है, और कुछ सही गलत बता रहे हैं, तो सही गलत करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? नैतिक दुविधा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। क्या सही होगा उसका? नैतिक दुविधा। क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज हो रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, कोई किसी प्रश्न का आंसर कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। किसी ने पूछा कि भारत की राजधानी क्या है, तो किसी ने दिल्ली बताया, किसी ने मुंबई बताई है। लेकिन मुंबई हमारी कैसी राजधानी है? मुंबई हमारी कैसी राजधानी है भारत की? भारत की मौद्रिक राजधानी है, ठीक है ना, फाइनेंशियल राजधानी होगी। तो यानी दुविधा, कंफ्यूज होता माइंड, तो इसका आंसर क्या? नैतिक दुविधा होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक खालिस्तान बचती है। एक गुड टेक्स्ट बुक अवॉइड लैंगिक पूर्वाग्रह से, ऑप्शन नंबर बी लैंगिक संवेदनशीलता से, ऑप्शन नंबर सी लैंगिक समानता से, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक उत्तरदायित्व से। बताइए एक अच्छी पुस्तक किससे बचती है? किसका बचाव करती है एक अच्छी पुस्तक? एक अच्छी पुस्तक लैंगिक पूर्वाग्रह यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती। पुस्तकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता बच्चों के साथ, उनमें लिंग का निर्धारण नहीं होता बच्चे के, किसी प्रकार बच्चे के मन में किसी भी प्रकार की भेदभाव भाषा नहीं होती पुस्तकों के अंदर। तो इसका आंसर क्या है? लैंगिक पूर्वाग्रह, ए इज द करेक्ट आंसर होगा।
प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब गिफ्टेड स्टूडेंट विल रियलाइज देयर पोटेंशियल व्हेन उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे, बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? वह कौन सी प्रक्रिया जिसमें बच्चे सहभागी रूप से कार्य करते हैं, यानी कि उन्हें विद्यालय में अलग अलग बैठाया? नहीं, ये तो होना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रहे? वे निजी कोचिंग पढ़े। अच्छा, बच्चे को स्कूल में पढ़ाने के बजाय निजी निजी कोचिंग भी भेजने चाहिए? निजी कोचिंग भेजना बहुत ही गलत होता है। बच्चा अकेला पढ़ेगा तो बच्चे का माइंड कन्फ्यूज़ हो जाएगा, इसीलिए बच्चों को क्लास में पढ़ाया जाता है, सभी लोगों के साथ में पढ़ाया जाता है। निजी कोचिंग बच्चे के लिए अति आवश्यक नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी में बार बार उनकी परीक्षा होगी। अगर भैया बार बार परीक्षा लेते रहेंगे तो बच्चे अपना वर्क कैसे करेंगे? अगर वर्क नहीं कर पाएंगे तो बच्चे किसी भी वर्क को अपने कार्य को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो बार बार परीक्षा लेना भी उचित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया। जब एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ मिलकर कार्य करेगा तो उन्हें मानसिक विकास अच्छा होगा, एक दूसरे विचारों का आदान प्रदान होगा, जिससे कार्य को अच्छे से कर सकें। तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, डी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। इंक्लूसिव एजुकेशन रिफर टू ए स्कूल एजुकेशन सिस्टम दैट, जो सभी निर्योग बच्चों को शामिल करती है, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषा या अन्य विभिन्न योग्यताओं स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। ऑप्शन नंबर सी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालय के माध्यम से शिक्षा देने के प्रोत्साहित करती है, केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। क्या दे रहे हैं? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का महत्व ये सभी को मिला जुला कर पढ़ाना, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? जो ऐसे बालक जिनकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक क्षमताएं अन्य भिन्न भिन्न योग्यताएं रखते हों और उन सभी को एक साथ बिगैर किसी भेदभाव के पढ़ाया जाता है, उसे कहते हैं समावेशी शिक्षा। ठीक है, इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से खालिस्तान समस्या से संबंधित है। डिसलेक्सिया इज मेनली रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स। डिसलेक्सिया, सिया मतलब क्या होता है? बताएं आप क्या हुआ? ये शॉर्ट फॉर्म होती हैं पढ़ने की, लिखने की। डिसलेक्सिया लिखने, डिसकैलकुलिया गणना करने की होगी, डिसकैलकुलिया। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका होगा डी, पढ़ने की क्षमता से संबंधित रखता है डिसलेक्सिया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में सबसे मुख्य निराशा कुंठा का सामना करते हैं। द मेजर फ्रस्ट्रेशन दैट चिल्ड्रंस विद लर्निंग लॉस फेस इन द क्लासरूम इज। प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने की अक्षमता, खेलकूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। ऑप्शन नंबर डी, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता। तो बताएं इसका आंसर को, प्रश्न नंबर 8 का। प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने में अक्षमता, श्रवण ह्रास, सुनने में, बच्चे अगर सुनने में ह्रास है, कमी हो रही है, तो पढ़ने में उसको समस्या होनी नहीं चाहिए। बच्चे पढ़ तो सकता है लेकिन सामने वाली बात को सुनने में थोड़ा कन्फ्यूज हो सकता है, तो बच्चा ये तो होगा नहीं इसका। खेलकूद में भागीदारिता निभाए, अरे बच्चा सुन ही तो नहीं पा रहा है, देख रहा है अपनी एक्टिविटी और अन्य एक्टिविटी तो कर रहा है, खेलकूद में भागीदारी करेगा। तो दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने, जब बच्चा सुन नहीं पा रहा है सही से तो उसका प्रॉब्लम क्या होगी? संप्रेषण, कम्युनिकेशन स्किल उसका अच्छा नहीं होगा, तो किसी की बात सुन नहीं पाएगा तो उसको जवाब भी नहीं दे पाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। व्यवहार का करना पक्ष खालिस्तान में आता है। द डूइंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल्स इन द, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत, सीखने के भावात्मक क्षेत्र के अंतर्गत, सीखने के नैतिक, सीखने के गतिक क्षेत्र के अंतर्गत, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र के अंतर्गत। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 9 का। व्यवहार का करना किस पक्ष के अंतर्गत है? सीखने के गतिक क्षेत्र के अंतर्गत। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। देखते आज का प्रश्न ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, तो बताएं इसका, पढ़ते हैं, पहले स्टार्टिंग करते हैं। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी रूप से अभिप्रेरित है। क्या पूछ रहे? कैसे
परिश्रम कर रहा है, किस रूप से अभिप्रेरित हो रहा है? देखते हैं, पढ़ते हैं। ए स्टूडेंट वर्क हार्ड टू क्लियर एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन इनटू ए मेडिकल कॉलेज। द स्टूडेंट सेड टू मोटिवेटेड। आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से, व्यक्तिगत रूप से या अनुभाविक रूप से? तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं क्या होगा। प्रश्नों का आंसर ऑब्जेक्टिव ऑप्शन देखते हैं आंसर के। प्रश्न ऑप्शन डी में दे रहे हैं अनुभाविक। बच्चा किसी अनुभव के आधार पर तो परीक्षा देने जा नहीं रहा है, बच्चे की आंतरिक क्रिया ही तो हो रही है, तभी तो बच्चा देने जा रहा है परीक्षा। इसका अनुभाविक। व्यक्तिगत, बच्चा, किसी को बच्चे ने इंडिविजुअल रूप से कहा नहीं है कि बेटा तुम्हें मेडिकल टेस्ट पास करना है, तुम्हें मेडिकल की पढ़ाई करनी है, ये तो किसी ने इंडिविजुअल रूप से कहा नहीं है, किसी मम्मी पापा ने बोल दिया हो। ये भी इसका आंसर नहीं दिख रहा है। बाह्य रूप से, अरे भाई बच्चे ने अपने आसपास के माहौल को देखा, ऐसे तो अभिप्रेत हो नहीं रहा है। प्रश्न को देखकर आंसर आएगा किस प्रकार से बच्चा मोटिवेट हो रहा है। दाखिला लेने कठिन परिश्रम, खुद मेहनत कर रहा है, तो परिश्रम कैसे करेगा बच्चा? आंतरिक रूप से, अपने खुद सेल्फ स्टडी से। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर उत्तीर्ण। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से खाली स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट शिक्षा की गुणात्मकता, शारीरिक गठन, ऑप्शन नंबर पौष्टिकता की गुणवत्ता, ऑप्शन नंबर डी संस्कृति। किसके अतिरिक्त? जो थोड़ा प्रश्न को पढ़ना अच्छे से, अगर डायरेक्टली नेगेटिव नहीं किया, घुमा कर नेगेटिव किया। किसके, निम्नलिखित में किसके अतिरिक्त वातावरणीय विकास को आकार देते हैं? बाकी सारी चीज़ें विकास देने के लिए और एक चीज़ नहीं है विकास को साथ देने के लिए। तो प्रश्न नंबर 11 का क्या आंसर होगा? शिक्षा की गुणात्मकता। जब शिक्षा की गुणात्मकता अच्छी तभी तो बच्चे पढ़ पाएंगे। पौष्टिकता की गुणवत्ता, पौष्टिक, जब बच्चे अच्छी चीज़ें खाना पीना करेंगे तो उनका शरीर अच्छा होगा, उनकी मानसिक क्षमता का विकास अच्छा होगा। इसी वजह से उनके खाने पीने पर भी ध्यान दिया जाता है। तो यही बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। संस्कृति, अगर बच्चा अच्छे समाज में रहेगा, अच्छी संस्कृति, अच्छी बातें सीखेगा, तो उसी हिसाब से तो अपने कक्षा में प्रेजेंटेशन कर पाएगा अच्छी सी। तो संस्कृति भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान। तो क्या शारीरिक गठन, बच्चे की शारीरिक प्रवृत्ति से किसी प्रकार का कोई रूढ़िवादी अवधारणा प्रभावित नहीं करती है, किसी प्रकार का निगेटिव पॉइंट नहीं पड़ता शरीर से। होता है लेकिन जो दे रहे हैं वातावरण प्रभाव इतना बुरा नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक गठन इज द करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 11 का। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सीमा हर पाठ को जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के खालिस्तान सिद्धांत को दर्शाता है। यानी दो बच्चों में कंपेयर हो रही है। सीमा लर्न्स एवरी लेसन वेरी क्विकली बट लीना टेक लॉन्गर टू लर्न देम। इट डिनोट द डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ। किस प्रकार का प्रिंसिपल दिख रहा है? निरंतरता का प्रिंसिपल दिख, नियम दिख रहा है। समान से विशिष्ट की ओर देखिए, व्यक्ति विभिन्नता दिख रही है, अंत संबंध। निरंतरता तो है नहीं इसमें, एक बच्चा कमजोर एक बच्चा होशियार है, तो निरंतरता तो होगी नहीं। समान से विशिष्ट की ओर, ऐसा तो है नहीं दोनों बच्चे बराबर हैं और एक हायर लेवल पे लोअर लेवल दोनों बच्चे अच्छे लेवल पे हैं, लेकिन विशिष्ट से समान की ओर नहीं बढ़ रहे। ये क्या, दोनों बच्चों की अलग अलग योग्यताएं हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? व्यक्ति विभिन्नता, सी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ऑप्शन नंबर प्रिंट नहीं हो पाया यहाँ पर, ए पर मिस प्रिंट हो गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति विभिन्नताएं होंगी। ठीक है, चलिए आज का अगला प्रश्न। विकास शुरू होता है, डेवलपमेंट स्टार्ट, एक छोटे बच्चे का विकास कहाँ से शुरू होता है? ऑप्शन नंबर ए मतलब शैशवावस्था से, ऑप्शन नंबर पूर्व बालावस्था से, ऑप्शन नंबर उत्तर बालावस्था से, ऑप्शन नंबर डी प्रसव पूर्वावस्था से। बताएं इसका आंसर। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सोच समझ कर देना। इसका आंसर क्या होगा? बच्चे का विकास शुरू होता है शैशवावस्था से, पूर्व बालावस्था से, उत्तर बालावस्था से, ऑप्शन नंबर डी प्रसव पूर्व। मैंने इसीलिए 2 बार प्रश्न पढ़ा, देखते हैं किस किस का आंसर सही आता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रसव पूर्वावस्था से। देखिएगा, बच्चे के जन्म से पूर्व ही बच्चे के विकास की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। माँ के गर्भ से ही बच्चे की विकास की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसे बोलते हैं प्रसव पूर्व अवस्थाएँ। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रीडोमिनेटली एंड हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर? समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी चिंतन पैटर्न, ऑप्शन नंबर सी आंखों का रंग, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक गतिविधि में भागीदारिता। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा?
आनुवांशिकता संबंधी कारक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आँखों का रंग। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न होगा। शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये खालिस्तान में भी सहायता करती हैं। टीचर्स आर एडवाइज टू इन्वॉल्व देयर लर्नर्स इन ग्रुप एक्टिविटी बिकॉज बिसाइड फैसिलिटेटिंग लर्नर्स दे आल्सो खालिस्तान हेल्प इन। तो इसका आंसर क्या होगा, आप बताएं। सिंपली है 15 का। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मूलद्वंद्वता, ऑप्शन नंबर डी आक्रामकता, 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 ऑप्शन नंबर डी दुश्चिंता, ऑप्शन नंबर डी समाजीकरण। तो इसका आंसर क्या होगा? ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी समाजीकरण। तो इस शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के लिए। अगर क्या बच्चा मूल द्वंद्वता सीख सकता है? बच्चे को पैसा देकर कोई चीज़ सिखाई जा सकती है? नहीं सिखाई जा सकती है। आक्रामकता, अगर बच्चे को लड़ाई करके कोई चीज़ सिखाई जा सकती? नहीं, लड़ाई करके बच्चा आक्रामक होगा, कोई चीज़ सीखेगा नहीं, चीज़ों को खराब करेगा। ठीक है ना। तो इसका दुश्चिंता, अब बच्चे को किसी चीज़ की चिंता दे दो, अरे तुम्हें ये करना है वो करना है क्या, तो बच्चा कोई चीज़ सीखेगा ना, उसका माइंड नेगेटिव पॉइंट की तरफ जाएगा। तो क्या है? समाजीकरण। समाज में रहकर ही बच्चा अच्छी क्रियाएं सीखता है और गलत क्रियाएं सीखता है। अच्छे बुरे का ज्ञान बच्चों को कुछ दोस्तों के साथ मिलकर रहने से ही होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, जिससे बच्चे समाजीकरण का विकास होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? समाजीकरण। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के धन्यवाद। चैनल आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।